बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आज यूजुअल आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपको साथ साथ जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका इस वीक का जिन लोगों का आखिरी दिन है, कुछ लोगों का कल भी वर्किंग है, अच्छे से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ तो कोशिश करेंगे स्टार्ट करें। कल पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, पॉलिटिकली भी स्ट्रेटेजिकली भी। ये हमारे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है जिस पे हमने बात करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम की जो यगानगत है, जो मुत्तहिद होना है, उसकी मिसाल दुनिया देती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त जैसे पहले आया हम मुत्तहिद रहें, आइंदा भी हम मुत्तहिद रहेंगे और किसी भी मुसीबत का हम मिल के मुकाबला करेंगे। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज जो हमने पहले शुरू में सोचा जिस पे बात की जाए, सबसे पहले तो मैं खुद से शुरू करूंगा। खुद मैं वो काम सबसे ज़्यादा करता हूँ और जब भी हम कोई बात ऐसी करते हैं सबसे पहले अपनी इस्लाह ज़रूरी है। मैं भी वो काम करती हूँ। ड्राइविंग के बीच, ड्राइव करते हुए या गाड़ी के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हम सब करते हैं, बार बार करते हैं, चाहे वो स्नैपचैट स्टोरीज बनानी हो, चाहे वो तस्वीरें बनानी हो, ये या किसी को रिप्लाई भी करना हो, या किसी को रिप्लाई करना और मैसेज कर रहे होते हैं। और आजकल तो चूंकि टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स का दौर है और बड़े बड़े फोन्स हैं, तो उस पर आप एक टाइम पे एक ही चीज़ देख सकते हैं। बज़ाहिर लगता है कि आप दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि ड्राइव भी कर सकते हैं, फ़ोन भी देख सकते हैं, लेकिन ये पता तब लगता है जब एक टाइप धमाके की आवाज आती है। लेकिन वैसे जो आजकल हम स्पेसिफिकली मैं लाहौर की बात करूंगी, जिस हिसाब की ट्रैफिक है, जिस हिसाब से लोग रोड्स पर ड्राइव करते हैं, आप अपने आप को सेफ करके चले, यही बहुत जरूरी है। दूसरे को बचाने की तो बाद में बारी आती है, पहले आप खुद सेफ हो जाए, क्योंकि नॉर्मली हमारी यहाँ प्रैक्टिस है और हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं हम एडमिट भी कर रहे हैं कि हमने ये हरकतें की हैं और ये करते भी हैं। इसको बेहतर है कि हम सब कोशिश करें कि ड्यूरिंग जो ड्राइविंग है आप अपने फ़ोन्स को इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा अगर किसी की कॉल आ रही है आप उसको काट के बता सकते हैं या उसी वक्त बता दें कि जी आप ड्राइव कर रहे हैं और इस तरह से आप नहीं कॉल अटेंड कर सकते या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। मैंने मोस्टली लोगों को मेन बड़ी रोड्स के ऊपर टेक्सटिंग करते हुए देखा है। जैसे आप लोग मोटर बाइक्स के ऊपर टेक्सटिंग कर रहे हैं, या साइकिल चलाते हुए ये रिंग रोड देख लें, मोटरवे देख लें, उस पर आप बाकायदा तौर पर टेक्सटिंग, जब आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में मेरे ख्याल से नहीं होती, क्योंकि वो स्पीड लिमिट पे आप जा रहे होते हो और उस दौरान अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हो, फोन इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स वेरी डेंजरस। एक साइकोलॉजिकल फील होता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल में और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर कभी, और अक्सर ही जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स की मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दो ही बड़ी वजूहात है, एक ओवर स्पीडिंग और दूसरा मोबाइल फोन का इस्तेमाल। आपकी तवज्जो हटी और खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी, तो हम सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारे मैसेजेस, ये सारी कॉल्स आपकी जान से कीमती नहीं है, हमारी जान से कीमती नहीं है। सबसे पहले जान है और उसके बाद जहान है। सो जान है तो जहान है, हम सब ने इस बात का ख्याल रखना है। आज से कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा। मैं खुद इसका सबसे बड़ा क्या विक्टिम हूँ, मुतासिर हूँ, क्या कहूँ। तो आज से हम अहद करते हैं कि हम ऐसा ना करें या कम से कम कर दें, ये जरूर करें। खैर, लेकिन इंशाल्लाह इस अच्छी नोट पे, और चूंकि आज हमारे जो हफ्ते के शो का आखिरी दिन भी है, लेकिन हमारे बेस्ट ऑफ आते हैं सैटरडे संडे को। हम कोशिश करेंगे कि आपका फ्राइडे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, हमारे शो में आपको कंटेंट अच्छा मिले, वैरायटी वाला मिले। उसके लिए आगाज करेंगे हम आज की हेडलाइंस से। कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सियासी और अस्सी क़यादत का मुल्की दिफा हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म। कौमी सलामती इजलास में अस्करी क़यादत की अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर सियासी और पार्लिमानी क़यादत को जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत फूड सिक्योरिटी को कौमी सलामती का बड़ा चैलेंज करार दे दिया। चीन से बदमाशी करने वालों का सर दीवारे चीन पर मारकर पाश कर देंगे, चीनी सदर का आलमी ताकतों को इंतबाह। मुल्क भर में गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी ग्रीस के एम्बेसडर और उनकी अहलिया से। टूर के लिए सवारी क्या हो, हवाई जहाज, कार या मोटरसाइकिल, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी स्पाइडरमैन के हाथ का बना न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा।
ये वो स्पाइडरमैन है जिसने चुराया मेरे दिल का चैन वाला, ये जो नकली हमने एक पेशावर में बनाया, ये स्पाइडरमैन है। इसको आज हम देखेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड। वैसे पिज्जा तो फिर भी इटालियन है, अगर कुछ लेकिन मैंने इस स्पाइडरमैन, अगर ये स्पाइडरमैन कुछ देसी बना रहा होता तो फिर मैं कहता कि स्पाइडरमैन, कहते हैं ना वड्डा स्पाइडरमैन। एडा तो स्पाइडर। नहीं, बात करेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर, बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर, कौमी सलामती के हवाले से बात करेंगे। अहम इजलास हुआ है खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा पार्लियामेंट में इजलास हुआ, इस्लामाबाद में ये इजलास हुआ और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में ये इजलास हुआ। इस इजलास के हवाले से अगर आपको बताएं तो इस यकीनी तौर पर इसकी जो नौयत थी वो बड़ी गैर मामूली थी और इसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला समेत पार्लिमानी और सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार समेत आला अस्करी क़यादत भी शरीक थी। बिल्कुल, इजलास के पहले मरले में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुल्की सियासी और पार्लिमानी क़यादत को अहम खारिजी अमूर और दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस और खत्ते में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से खुसूसन जो तनाज़ा कश्मीर है और अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान शुरा को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमल में नहायत मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों से न सिर्फ अफगान धड़ों और मुतहारिब ग्रुपों के माबेन मज़ाकरात की राह हमवार हुई बल्कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान भी बामानी गुफ्तगू शनीद का आगाज हुआ। शुरा को बताया गया कि अफगानिस्तान की सरहद पर बाढ़ का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। इजलास के दूसरे मरहले में सवाल जवाब का सेशन जिस पर मुश्तमिल था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1.5 घंटे तक ब्रीफिंग दी और सियासी और पार्लिमानी क़यादत के सवालों के जवाबात भी दिए। ठीक है, इसके अलावा हम अगर एलामी की बात करें तो एलामियों के मुताबिक सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ऐसे इजलास न सिर्फ कौमी उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय की तश्कील में अहम होते हैं बल्कि मुख्तलिफ कौमी मौज़ूआत पर हम आंगी को तक़वियत देने का भी बाइस बनते हैं। कौमी सलामती का इजलास कामयाब रहा लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस अहम इजलास में शरीक नहीं थे। उनकी अदम शिरकत पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती इजलास के बजाय इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन में शिरकत की और मुल्क में फूड सिक्योरिटी को कौमी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर अपोजिशन जमातों ने भी कई एतराज़ात उठाए। इस वक्त हमें शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने भी कल इसको बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सक्सेसफुल करार दिया था इस इजलास को। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है, ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर का मामला है इस पर भी। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस हमें बता दें क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इबाम था और बात ये की जा रही थी कि जब इंटेलिजेंस और पाकिस्तान आर्मी सियासी क़यादत के साथ बैठेगी तो हकीकी पिक्चर सामने आएगी। आर्मी चीफ साहब से जब कल पूछा गया कि क्या हम उनको अमेरिका को अड्डे देने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल में नहीं देंगे। तो अब हम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं सारी सूरत हाल के ऊपर। सर कुछ हमें अपडेट कीजिए। देखिए, मैं मीटिंग के बारे में तो जो कुछ बता सकता था वो आपने खुद बता दिया। बाजी जितनी थी वो आपने बता दी है। इन कैमरा मीटिंग थी सो मैं उसमें माफ़ी चाहता हूँ और मैं उसमें माफ़ी चाहता हूँ कि आपसे कोई बात नहीं कर सकता। ये मेरा इखलाकी और सियासी मसला है और बाकी जो अगर आपने तो सवाल करना है तो जी अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं अब इस पर थोड़ा सा फिर तजिया कर लेते हैं। डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड करते हैं आपकी पोजीशन को। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ब्रीफिंग्स वहाँ पे दी गई या जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ उसके नतीजे में हम जिस सूरत हाल से डर रहे थे आने वाले वक्त में, चूँकि आप वज़ीर दाखिला हैं, लाहौर में एक वाक़या भी हुआ जिससे हम डर रहे थे, फिर कोयटा के अंदर और सरहद के ऊपर भी कुछ वाक़यात हुए, तो क्या खुदा न खास्ता कहीं इस मालूमात के तनाजुर में हम देखें तो हम अर्ली 20s की सूरत हाल से दोबारा तो दो चार नहीं होंगे जो एक बड़ी शदीद दहशतगर्दी की लहर हमने देखी पहले? शेख साहब, चलो फिर और भी अच्छी बात है। शेख साहब आवाज आ रही? शेख साहब आवाज आ रही? शेख रशीद अहमद शेख साहब तक हमारी आवाज, शेख साहब आवाज आ रही है? शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑडियो शायद कनेक्ट हो रही है दोबारा। शेख साहब कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है आपको? यस। अच्छा, मैंने पूछा ये कि मैं आपकी पोजीशन को समझते हुए जो आपने कहा कि हम तमाम बातें नहीं बता सकते, हम खुदा ना खास्ता कल जो ब्रीफिंग्स हमें मिली हैं या कल जो मालूमात या सवाल जवाब का सिलसिला हुआ अस्करी क़यादत के साथ, उसके नतीजे में हम अगर देखें तो कहीं अर्ली 20s जैसी सूरत हाल से दोबारा तो दो चार नहीं होंगे। जो शदीद दहशतगर्दी की लहर हमने देखी, किस हद तक एतमाद मिला या खदशात बढ़े कल की ब्रीफिंग के बाद? शेख साहब
नहीं, मेरा ख्याल है सारी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सारी अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी एक पेज पे थी, सारे फौज के साथ हैं और सारे ने, सब लोगों ने, बाजवा साहब ने खुद जवाब दिए, हर एक पार्लियामेंट लीडर थे। 8 घंटे मीटिंग हुई और ये एक तारीखी मीटिंग थी, रिकॉर्ड साज मीटिंग थी और मैं समझता हूँ कि सारे पाकिस्तान की सारी क़यादत जो है, मौलाना जमीयत उलमाए इस्लाम, सुन्नत और नून और पीपल्स पार्टी सब एक बात पे थे और पीटीआई सब एक जगह पे। वजीर आजम क्यों नहीं थे वहाँ पे? मैं इसके भी नहीं जाना चाहता, वहाँ राय ये थी कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, वरना तो वो आने के लिए तैयार। मिसअंडरस्टैंडिंग सर अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान? आप तो यही ख्वाब देखते रहते हैं कि अस्करी और सियासी क़यादत। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सर, मुझे तो नहीं पता। आप मतलब आप पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं। चले पॉजिटिव बात फिर आप बता दीजिए शेख साहब। क्या पाकिस्तान में पाक फौज और जमहूरी कुव्वतें एक बात हैं और ये मैं क्या कह के थक गया हूँ, फिर आपने वही सवाल कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है आप कह रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई लेकिन सियासी क़यादत के दरमियान शायद। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि उन ऐसी राय पैदा की कि शायद अपोजिशन की राय मुख्तलिफ है, लेकिन अपोजिशन ने कल वहाँ कहा कि अगर वो आते तो हमें कोई इतराज नहीं था। हालात अपोजिशन के साथ भी गवर्नमेंट पार्टी के बेहतर हो रहे हैं, हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियां एक बेहतर रास्ते की तरफ चल रही हैं। एक्सपेक्टेशंस ये कि क्या रास्ता है? एक्सपेक्टेशन ये कि ऐसा इजलास एक और भी हो सकता है ईद से पहले। यार अभी एक सेक्शन तो डिस्कस किया गया, अफगानिस्तान को भी, कश्मीर और दहशतगर्दी को डिस्कस करना है, होने ऐसे सेशन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सरहद के ऊपर शेख साहब, बाढ़ लगाने के हवाले से या जो स्मगलिंग के मामला थे, इस पर भी बड़े फोकस रहे आर्मी चीफ भी और हुकूमत भी। तो क्या हम समझे कि इस वक्त कहा तो गया है कि 90% तक काम मुकम्मल हो गया, तो क्या 90% तक मुतमईन भी हो जाए हम जो डेवलपमेंट हुई है कि इंशाल्लाह कोई हालात खराब नहीं होंगे बॉर्डर को लेकर? देखें, ये इंटरनेशनल सियासत शुरू है, तालिबान और जमहूरियत इस्लाम, ये अशरफ गनी और करजई, ये क्या किस तरह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि रिकन्सिलिएशन हो और ये दोनों पार्टियां भी एक टेबल पर बैठें और पाकिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो और हम तोके रखते हैं कि किसी हमसाये की भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। ठीक हो गया शेख साहब। कल जिस तरह से अपोजिशन ने बड़े इत्मीनान के साथ इस इजलास में शिरकत भी की, सवालात के जवाबात भी सुने और सारे मामलात को एक प्रॉपर अंदाज में चला, और आपने भी ये दावा किया था कि इजलास के बाद जो मुल्की सियासत है इसका रुख बदलेगा और अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिलकर एक नई राह पर चलने वाली है। तो ये नया रुख क्या होगा, किस तरह से अपोजिशन को साथ लेकर हुकूमत आगे बढ़ेगी? देखिए, हुकूमत को अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए और कौमी सलामती के मसले में सब एक हैं, ये कल साबित हुआ है जी। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि कोई इख्तलाफ नहीं है कौमी, जहाँ तक कि मुल्क की सलामती का मसला है। बाकी सियासत में इख्तलाफ राय रखना उनका हक है, वो करें और जमहूरी उनका राइट है, वो करें, लेकिन एक बेहतर फिजा जन्म पा रही है और मेरा ख्याल है कि कश्मीर के इलेक्शन में के बाद ये फिजा और बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये जो इससे पहले इमरान खान साहब ने भी अपनी स्पीच में बाकायदा तौर पे अपोजिशन कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर अगर कोई तजावीज़ है तो आपसे बात कर लेते हैं। फिर कल अपोजिशन ने भी अच्छे रिमार्क्स दिए कल के सेशन के बाद। तो आने वाले वक्त में हम जो पोलिटिकल टेम्परेचर है हम समझें कि कम होगा, ये हीट कम हो जाएगी, जैसे कि एक बार शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इमरान साहब तो अपोजिशन को दीवार में चुनवा देना चाहते हैं, इस तरह के अल्फाज भी थे। तो लगता है आने वाले वक्त में ये टेम्परेचर कम होगा शेख साहब? कश्मीर के इलेक्शन के बाद बेहतर होगा टेम्परेचर। ठीक है। और कश्मीर का इलेक्शन आप समझते हैं कि कौन सी जमात जीतेगी आपके ख्याल में, अगर आपकी राय लो? शेख साहब, शेख साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, हम उनसे बात कर रहे थे मुख्तलिफ अहम सियासी उमूर के ऊपर। शेख साहब ने कहा जी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पाए। मिनिस्टर करना होना ऑब्वियसली उस पर बहुत सारे सवालात पैदा कर रहा है। पूछना हमारा हक है। शेख साहब ने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, दैट्स इज राइट। आगे बढ़ते हैं और हम अगर इस मजमूई तौर पे सूरत हाल पे बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो दिस इज सच ए क्रिटिकल मोमेंट और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका मुत्तफिक होना एक बड़ा अच्छा मैसेज है दुनिया भर के। इसी नोट में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान पर इसके क्या असरात बढ़ रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले हम अगर बात करें चीन की, तो कम्युनिस्ट पार्टी की जनाब 7 साल तकरीबात हुई, जिसमें कल बड़ी एक क्रिटिकल भी कह सकते हैं और बड़ी दो टोक भी कह सकते हैं। एक स्टेटमेंट चीनी सदर ने दी, शी जिनपिंग ने, जिन्होंने कहा कि जो हमारी सालमियत के साथ टकराव करेगा हम उसका सर दीवारें चीन में मारेंगे और उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने हमेशा एक मुतवाज़िन मुल्क के
طور پر کام کیا ہے, معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, لوگوں کو غربت سے نکالا ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری ریاست کام کر رہی ہے, لیکن جب ہماری قومی سالمیت کے اوپر بات کی جائے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے. بالکل, اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے اینکر پرسن ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. کامران یوسف کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے, لیکن کل کی سچویشن پہ جس طرح سے ہم نے کہا, جو اجلاس ہوا اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جب تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے, اس اجلاس کی امپورٹنس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جو وہاں پایا جا رہا تھا کچھ چیزوں کو لے کر اس کو کلیئر کیا گیا اور بہت جو کہہ لیں اپوزیشن کی جانب سے بہت اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا. 1.5 گھنٹے کی بریفنگ میں آرمی چیف نے جس طرح سے سوالات کے جوابات دیے, تمام طرف افغانستان کی سچویشن ہو یا ملکی حالات و واقعات ہو, ان پہ بہت ڈیٹیل بات کی گئی. اس پر بھی بات کریں گے اور چین کے ایشو پہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے اچھا, یہ جو چین کی صورتحال ہے اس میں اب یہ ایسے بیانات بڑے معنی خیز ہے جو موجودہ نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اور جس طریقے سے امریکہ ایک انفلوئنس چاہتا ہے چین کے اوپر اس خطے میں رہ کر, اس کو دیکھتے ہوئے, اور چین نے جس طریقے سے اپنی معاشی حالت کو پچھلے کچھ عرصے میں بہتر کیا ہے, پھر اکنامکلی جو مختلف سٹیپس لے رہی ہے موجودہ چینی حکومت, اور شی جن پنگ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے صدر ہے چین کے اور چینی جو عوام ہے اس کا بھرپور اعتماد بھی ہے ان کے اوپر. اب جو چین کے اندر جو سوشل ویلفیئر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب کل شی جن پنگ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سوشلزم ہے وہی چین کو محفوظ بنا سکتا ہے. انہوں نے اپنی کچھ معاشی پالیسیز کے حوالے سے بھی اس وقت عوام کو آگاہ کیا, ان کا خطاب براہ راست بھی دیکھا جا رہا تھا اور وہاں پہ بھی موجود لاکھوں لوگ تھے جو ان کو براہ راست سن رہے تھے. تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگرچہ کہ چین نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا اور خطے کے اندر ایک متوازن ریاست کی حیثیت سے کام کیا, لیکن دوسری جانب چین نے یہ بھی انتباہ کیا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی صورتحال اس پہ امپوز کی جاتی ہے جس سے اس کی سالمیت کو چیلنج کیا جائے گا تو چین اس کے لیے بھرپور تیار ہے. اور اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا گیا. ہمیں اس موقع پر جو ان کی ایئر فورس ہے اس کے ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹ بھی اڑتے نظر آتے ہیں اور ساتھ کبوتر بھی اڑائے گئے جو کہ امن کا نشان سمجھے جاتے ہیں. اچھا, اور اس کی ساری تقریبات کو ایک میسج بھی دیا گیا عالمی طاقتوں کو کہ چین جو ہے وہ اکنامیکلی ہو یا ہر طرح سے بھرپور تیار ہے اور کسی بھی طرح سے اگر ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اس حوالے سے ہمارے اینکر پرسن کامران یوسف ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کامران, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us early in the morning. کامران, سب سے پہلے تو ہم قومی سلامتی کے اجلاس پر آپ سے ضرور بات کرنا چاہیں گے. بہت امپورٹنٹ اجلاس تھا اور اس حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی, ملکی امور کے حوالے سے کشمیر کے ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے پہ بھی اپوزیشن نے بڑے اطمینان کے ساتھ تمام چیزوں کو سنا بھی اور یہ خوش آئند بات بھی ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کی جو عدم موجودگی ہے اس پہ بھی کئی سوالات اٹھائے گئے, کیا کامنٹ ہوگا آپ کے؟ دیکھیں, وزیراعظم عمران خان کا شرکت نہ کرنا میرے خیال میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ان 3 سالوں میں جتنے اہم وہ قومی سلامتی کے معاملات ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو, اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم عمران خان نے جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا ہے. بالا کوٹ واقعہ اگر آپ کو یاد ہو, پاکستان اور بھارت جنگ کے دہانے پر تھے, ایون اس وقت بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس اجلاس میں شرکت کریں. پھر کشمیر کا جو 5 اگست 2019 کو معاملہ ہوا, یونیلیٹرل ایکشن لیا بھارت نے, اس کے بعد بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. کووڈ کا معاملہ ہو, اور اس معاملے میں بھی یہ حیران کن بات نہیں ہے, لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کیونکہ وزیراعظم کا جو منصب ہے, بے شک آپ کے ذاتی کوئی بھی پسند ناپسند ہو, آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ وزیراعظم کے منصب پر بیٹھتے ہیں تو اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. تو ان ذمہ داریوں کے تحت میرے خیال میں کل کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کا ہونا بہت ضروری تھا. انہوں نے نہ آ کر کے میرے خیال میں بالکل اچھا نہیں کیا, اور شاید ان کو اپنے اس جو رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک میٹنگ نہیں ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی اور بھی میٹنگز ہوں گی. تو چلیں, کل کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تو لیٹس ہو کہ جو اگلے جو اجلاس ہوں گے اس میں وہ شرکت کریں. اچھا کامران, پارلیمانی قیادت تو ساتھ بیٹھتی ہی رہتی ہے, اگر اور کہیں نہ بیٹھے تو کم از کم پارلیمان کے اندر تو بیٹھتی ہے. جیسے ریسنٹلی عمران خان صاحب سپیچ کر رہے تھے, وہ بھی وہاں پہ پاکستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے امریکہ کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, تو اس میں اپوزیشن بیٹھی بھی تھی. لیکن اس اجلاس کی ہائی لائٹ تھی وہاں پہ عسکری قیادت کا موجود ہونا. تو جب پرائم منسٹر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس سے کیا میسج جا رہا ہے, اور کیا وہ سگنیفیکنس واضح ہو رہی ہے اس میٹنگ کی, وین پرائم منسٹر از ناٹ دیئر, اور اتنی ڈیٹیل 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے اور موسٹ کرٹیکل پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہوئی ہے, تو کیا وہ میسج جو جانا تھا یا جو دنیا کو پیغام جانا تھا وہ جا پایا ہے اس میٹنگ سے اس کے بعد آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دنیا کو پیغام جانے سے پہلے ہماری جو اپنی ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے بھی ایک پیغام جانا چاہیے کہ آپ سیاسی قیادت ہے وہ بے شک اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, اور عسکری قیادت ہے,
یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے اوپر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بائی پارٹیزن کنسنسس، اور کل اس میٹنگ میں اس کے اوپر ضرور بات ہوئی کہ اسٹریٹجک اور اس طرح کے جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو وزیر اعظم کا نہ آنا بالکل یہ ایک اچھا میسج نہیں دیتا اور وہ پرپس حل نہیں ہوتا، کیونکہ جو افغانستان سے جڑے جو معاملات ہیں اس کی جو امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے، اس کے لیے ہمیں ایک قومی پالیسی کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم تھیوریٹیکلی ظاہر ہے کہ اس وقت وہ لیڈ کرتے ہیں ملک کو، اگر وہی اس قومی پالیسی پر جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ نہیں ہے وہاں پر، تو یقیناً نہ صرف باقی دنیا کے لیے بلکہ اپنی جو عوام ہیں، لوگ ہیں مقامی، ان کو بھی ایک اچھا میسج نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا کامران، افغانستان کی آپ نے بات کی تو افغان طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے بھی دیکھیں، جو سچویشن وہاں پہ بن رہی ہے، ان کی پیش قدمی جو کہہ لیں وہ زیادہ تیزی سے دیکھنے میں آ رہی ہے اور وہ کابل تک پہنچے ہیں. اشرف غنی صاحب کی بات کریں، گھر پر قبضہ کیا گیا ہے. کیا صورتحال آپ کے نزدیک بن رہی ہے اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنانا جو کہہ لیں سوٹیبل ہوگا، ان کو کس طرح سے اس پہ اپنا ایک پراپر میکینزم تشکیل دینا ہوگا؟ دیکھیں، کل اس کے اوپر جو میری کچھ جو وہاں پر لوگ موجود تھے پارٹیسپنٹس، جو ہماری عسکری قیادت نے جو اپنی اسیسمنٹ دی ہے، ان کے خیال میں جو وہاں پر خانہ جنگی تو آلریڈی شروع ہو چکی ہے. لیکن ایک جو چیز انہوں نے وضاحت کی کہ جس طریقے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان جس تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، شاید ان رپورٹس میں تھوڑی ایگزیجریشن ہے. ان کے خیال میں کابل اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اتنی جلدی فال ہو جائے گا، یہ بالکل درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اصل لڑائی جو ہے وہ کابل میں ہی ہوگی جب اس پر اقتدار کی کوئی بھی گروپ جو قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے پاکستان کی حکمت عملی کی بات کی، کل بھی اس پر بات ہوئی کہ پاکستان کی ابھی بھی کوشش ہے. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہم افغان طالبان ہو یا کوئی بھی گروہ کسی کی اس طرح سے حمایت نہیں کر رہے. ہم ایک ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ افغانستان کے اندر جو بھی آئے گی اس کی حمایت کریں گے، اور یہی اس وقت پاکستان کی پالیسی ہے. لیکن اصل میں اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ٹرو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ افغانستان کے اندر آئے گی. جو حالات ہیں میرے خیال میں پاکستان کو جو کنٹیجنسی پلان ہے، جو اس کے منفی اثرات ہیں افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی ہو رہی ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے حکمت عملی بنانی پڑے گی. اور یہی وجہ ہے کہ کل کا یہ ایک طویل جو اجلاس ہوا ہے اور آگے مزید بھی اجلاس. اچھا، اس میں کامران پھر ایک ہی فریق ہے پیچھے جس کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور جس کی سپورٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ امریکہ ہے، چونکہ امریکہ کا ہی کیا دھرا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. کل عسکری قیادت نے بتایا کہ 5 سے 7 لاکھ افغان پناہ گزین آ سکتے ہیں پاکستان میں. یہ بہت بڑا نمبر ہے. پاکستان آلریڈی mid-80s سے افغان پناہ گزین کو پناہ دیے ہوئے، اور شاید دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے بڑی تعداد ہے یہ، اور ان کی نسلیں بھی یہاں پہ بڑی ہو چکی ہیں. تو پاکستان تو متحمل نہیں ہو سکتا. اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا دیگر کی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان پہ اس کا برڈن نہ پڑے؟ پاکستان تو اکیلا متحمل نہیں ہو سکتا اس سارے برڈن کا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکہ کو اور باقی جو طاقتیں ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا وہ یہ کردار ادا کریں گے؟ لگتا یوں ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کریں گے. کل کی بریفنگ میں ایک اور جو بات سامنے آئی، ویسے تو ہمارے جو ریٹائرڈ حکام ہیں اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے افغانستان کے اندر خود اسٹیبلٹی نہیں چاہتا، اس کو انسٹیبل رکھنا چاہتا ہے تاکہ چین کی جو ترقی ہے اس کو روکا جا سکے، روس کی جو ریوائول ہے اس کو روکا جا سکے. تو کل آپ کو میں یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ جو ہمارے عسکری حکام ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ امریکہ ڈیلیبریٹلی افغانستان کو مس مینجڈ چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر کسی طرح کا امن نہ ہو. ٹھیک ہے، جب امن نہیں ہوگا تو کامران کے لیے مشکلات. ٹھیک ہے، مختصراً آپ نے چین کا ذکر کر ہی دیا. کل بڑی زبردست ایک سٹیٹمنٹ آئی چینی صدر کی جانب سے کہ جو ہماری سالمیت کی جانب دیکھے گا اس کا سر دیواریں چین میں ماریں گے. یہ انہوں نے بڑا زبردست ایک انڈیا دیا. اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں؟ دیکھیں، یہ بیان اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ اور چین کے درمیان حالیہ سالوں میں کشیدگی عروج پر ہے، اور بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں مزید تیزی آئی ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ G7 کا وہاں پہ اجلاس ہوا، سارا فوکس اس کے اوپر تھا. نیٹو کا اجلاس ہوا، اس کا فوکس بھی چین کے اوپر تھا، اور انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نئے انیشیٹو کی بات بھی کی ہے. چین کے اوپر وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے الزامات لگاتے ہیں، باقی معاملات پر تنقید کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ 100 سالہ تقریبات تھی ان کی کمیونسٹ پارٹی کی، تو ایک ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی اور جو انٹرنیشنل آڈینس ہے ان کی طرف سے واضح پیغام تھا کہ چائنا کو اب آپ بلی نہیں کر سکتے. اور اس کی ریزن بھی ہے کہ چائنا اب دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور وقت دور نہیں ہے جب وہ پہلی بڑی معیشت بن جائے گی تو ان کے ساتھ وہ مسل بھی اکنامک مسل موجود ہے
جس کی بنیاد پر جو چین کے صدر ہیں وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ میسج انہوں نے اسی لیے واضح طور پر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کامران یوسف کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تمام جو اہم موضوع تھے اس پہ اپنا کامنٹ بھی دیا. اسی نوٹ پر بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. کیا ہو گیا؟ اچھا آگے بڑھتے ہیں. پروگرام میں بات کرتے ہیں ڈیانا ایوارڈ کے حوالے سے. کل ہمارے ساتھ عزت اللہ تھے جن کو ڈیانا ایوارڈ دیا گیا تھا. سوشل سروسز کے اوپر یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے اور ہم نے لیڈی ڈیانا کا بھی تذکرہ کیا تھا. آج ہم آپ کو بتائیں کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے جو پاکستانی نوجوان ہیں, ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں, ان کی خدمات قابل تعریف ہیں اور اس کو ہم صرف نہیں سراہتے یا پاکستان میں سراہا جانا کافی نہیں ہے, دنیا بھر میں اس کو سراہا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ سکھر سے تعلق رکھنے والی عائشہ شیخ موجود ہیں جن کو معیاری تعلیم, صحت اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حوالے سے بے پناہ کام کرنے پر اسی ایوارڈ یعنی کہ ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. بالکل. اور عائشہ شیخ کا کہنا ہے کہ میرے نوجوانوں کی تربیت سازی اور معیاری تعلیم کے لیے کام کر رہی ہوں اور جو کرونا وبا ہے اس میں تمام تر چیلنجز کے باوجود میں نے فنڈ ریزنگ کی اور تقریباً 350 خاندانوں کی مدد کی. اور اس ایوارڈ سے قبل جو بات کی جائے امریکہ, برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے انہیں ایوارڈز مل چکے ہیں اور وہ عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں. ڈیانا ایوارڈ جس طرح سے ہم نے کہا کہ بہت سارے ینگسٹرز ہیں اور میرے خیال سے یہ ایک بڑا اچھا امیج آ رہا ہے, ایک سافٹ ویئر امیج آ رہا ہے پوری دنیا میں کہ جہاں پر ہم سب بہت سارے چیلنجز سے دو چار ہیں, چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, بٹ سٹل وہاں کی جو یوتھ ہے وہ اس طرح سے آتی ہے, آگے بڑھ کر سوشل ورک کر رہی ہے اور ایک سافٹ ویئر امیج دے رہی ہے تمام تر لوگوں کو. کیونکہ جس طرح سے کل ہم نے عزت اللہ کی بات کی, انہوں نے جو افغان پناہ گزین ہے اس کے حوالے سے کام کیا, ان کو ڈیانا ایوارڈ دیا گیا. اور عائشہ شیخ نے جو کام کیا اس پہ بھی ہم ان کی تعریف کریں گے. اور عائشہ ہمارے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کر چکی ہیں. عائشہ ویلکم اینڈ کنگریچولیشنز, بہت بہت مبارکباد کہ آپ اس ایوارڈ کی مستحق ہوئی. اپنے جذبات کا تھوڑا سا اظہار کریں, کیسا لگ رہا ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے اسٹوڈیو میں بلانے کے لیے اور اتنی زیادہ اپریسیشن دینے کے لیے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ایوری بڈی, سو مینی چینلز, سو مینی اینکرز اپریشیٹنگ اس. تھینک یو سو مچ فرام آل دا ڈیانا فیملی اراؤنڈ دا گلوب. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے جب ایک ٹیلنٹ کو, جب ایک جذبے کو ایک پش ملتا ہے اپریسیشن کے طور پہ. تو آئی تھنک ایک بہت بڑا ہمارا کانفیڈنس اور زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کریں اور آگے بڑھیں اور اپنے کنٹری کو ایک اور لیول پہ لے جائیں. ایسا کیا تھا جس نے آپ کو, کووڈ کے بیچ میں تو لوگ خود بچتے بچاتے پھر رہے تھے, کوئی گھر سے نہیں نکل رہا تھا اور لوگ سکون کر رہے تھے, ریسٹ کر رہے تھے, آپ کو ایسا کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اتنا مشکل ٹاسک لے کے آپ فنڈ ریزنگ کرنے نکل گئیں؟ ایسا کیا تھا جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ کووڈ کے دوران بالکل کافی زیادہ مشکل وقت تھا اور کووڈ نے کافی زیادہ لوگوں کو بہت کچھ کرنے سے سٹاپ کیا اور میں یہ بھی کہوں گی کہ کافی زیادہ لوگوں کو بہت کچھ نہ کرنے کے لیے بھی ایک ان کے لیے مشکل کھڑی کی. بالکل انسپائریشن بنے کہ ہم کچھ آگے کریں اور کچھ آگے بڑھیں. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم گھر پہ بیٹھ کر ہی یا باقی زیادہ اور آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر کچھ اور اچھا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. تو جتنی بھی آرگنائزیشن تک میری ریچ تھی میں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے فنڈ ریزنگ کی, فرام گو فنڈ می, فرام فنڈ ریزر, جو سارے انٹرنیشنل فنڈ ریزرز ہیں ہم نے وہ یوز کیے. اور آل اوور دا ورلڈ جو لوگ فنڈس دیتے ہیں متفق لوگوں کے لیے, انڈر پریویلیجڈ لوگوں کے لیے, ہم نے ان کے لیے فنڈ اکٹھے کیے اور ایک مینٹل ہیلتھ پروگرام کے تحت جہاں پہ سارے لوگوں کو سن کر ہم نے ان کی پریشانیاں سنی, ان کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت پروجیکٹ شروع کر کے دیے جس طرح سے وہ کام کرنا بھی سیکھ جائیں اور آگے بھی بڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا عائشہ, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آپ نے بہت ساری مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبوریشن کر کے اس کو تمام چیز کو آگے لے کے چلیں, کون کون سی آرگنائزیشنز تھیں جب آپ نے فنڈ ریز کیے؟ تو کیا آپ نے صرف گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا دیگر پلیٹ فارمز کے تھرو کیے یا آپ نے کہیں ٹریول بھی کیا اور آپ نے ان تمام تر جو 350 فیملیز کی ہم بات کریں جن کو آپ نے سپورٹ کیا, اس حوالے سے بھی بتائیں.
जी हमारी पूरी टीम ने ट्रैवल किया, हमने लाहौर ट्रैवल किया, हमने इस्लामाबाद ट्रैवल किया और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। उसमें नेशनल भी थी, इंटरनेशनल भी थी और कोविड के ही दौरान हमने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी करवाए जो कि क्रिएटिव राइटिंग के डिपार्टमेंट में आते थे, लिटरेचर में आते थे। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में क्रिएटिव राइटिंग या आर्ट्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, तो मैंने अपने ही सिटी सक्खर से चूँकि मैं यूएसए से क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और घर बैठे ही कोविड के टाइम्स में स्टूडेंट्स को क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में जो क्रिएटिव राइटिंग है वो एक बहुत एक ऐसा हुनर है जो कि सबको आना चाहिए और सबको आता है, सिर्फ थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो घर पे बैठे ही हमने उन फंड रेजर्स के ही ज़रिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ पहुँचे जिनको क्वालिटी एजुकेशन मैयर नहीं है और जो कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा उनकी मुश्किलात आती हैं हासिल करने में, तो उनको हमने क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाई और आपके कितने प्रोडक्टिव आइडियाज हैं इतनी यंग एज में और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप सोच रही हैं, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो, बेहतर कम्युनिकेशन हो, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे आपकी डिग्री कुछ भी हो। आपने सस्टेनेबल ग्रोथ का जिक्र किया कि हमने न सिर्फ लोगों को हेल्प आउट किया बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ की जानिब लेकर गए, तो ये तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को ऑनलाइन कुछ सिखा रहे हो या बता रहे हो, ये कैसे किया आपने? सस्टेनेबल ग्रोथ से मुराद ओब्वियसली आपने उन्हें कोई आर्ट दिया होगा, कोई हुनर दिया होगा कि वो अभी वक्ती तौर पे अपना काम चलाएं और मुस्तकबिल में अपने आप को खुद संभालें, ये कैसे किया आपने? जी बिल्कुल, मैं 11 साल की थी जब से मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू की है इन क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैंने यही हुनर उन स्टूडेंट्स को सिखाए जो कि कोविड के दौरान आपको पता है सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद थे और जो नाम की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती थी। तो इन्हीं स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग सिखाई मैंने कंटेंट राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, ताकि वो इन स्किल्स को सेल करें, अर्न करें और थोड़े बहुत ही इस एज में इंडिपेंडेंट बन जाए। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। दूसरा चलें, अब थोड़ा सा आपके इलाके के ऊपर मैं बात करूं, ये वैसे ही मेरा जहन में आया सवाल तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूं। सिंध से पिछले दिनों में एक स्टार सामने आए, वो शाहनवाज धानी थे। क्वालिटी उनकी ये थी कि वो कराची से नहीं थी, क्योंकि कराची या मेन शहरों से तो लोग सामने आते हैं, लेकिन आउटस्कर्ट्स या थोड़ा दूर के शहर जैसे आप सक्खर से हैं, शाहनवाज लाड़काना से थे, तो ये बड़ी बात है कि यहाँ से मुख्तलिफ शोबों के अंदर नौजवान सामने आए। तो आपको कितना चैलेंजिंग था आपके लिए अपने आप को सक्खर से आके, हालांकि सक्खर भी बड़ा शहर है लेकिन ऑब्वियसली इतना मेन स्ट्रीम में नहीं है जैसे कराची है, तो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी बिल्कुल चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जब सिटीज़ का डिफरेंस होता है, जितनी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी होती है उतने ज़्यादा जो माइंडसेट होते हैं वहाँ के लोगों के वो डेवलप्ड होते हैं। लेकिन आई विल नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दैट, बट जब छोटा सिटी होता है तो जी बिल्कुल मुश्किलात पेश आती हैं। वहाँ पे लोगों को समझाना पड़ता है, घरों से बाहर निकालना पड़ता है, तो जी जो हमारी उनको मनाने के स्किल्स वो काम आए। ठीक हो गया। आयशा, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देखने वालों को, क्योंकि आप डायना अवार्ड विनर भी हैं और जिस तरह से आपने काम किया सोशल वर्क की जानिब और आपने जिस एज में किया, बहुत सारी बच्चियां आपको देख रही होंगी, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे। आप इस एज में नॉर्मली बच्चों का रुझान नहीं होता सोशल वर्क की जानिब, आपने ये चीज़ प्रूव की और आप इसको आगे लेके भी चली। क्या मैसेज देंगी उन तमाम यंगस्टर्स को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? उनको ये मैसेज दूंगी कि मैं उनको एक अपना पर्सनल इमोशन बताऊंगी कि जब मुझे डायना अवार्ड मेरा अनाउंस हुआ था और जब मुझे पता लगा कि आई एम द विनर ऑफ डायना अवार्ड 2021, तब मुझे खुशी हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गम हुआ था, क्योंकि उस लिस्ट में पाकिस्तान से सिर्फ कुछ चंद लोग थे। मैं चाहती हूँ कि उस लिस्ट में पाकिस्तान से और ज़्यादा लोग हों, तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे आएँ, कुछ करें और अपने मुल्क का नाम ऐसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रोशन करें। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया और यकीनी तौर पे लोग आएंगे। आप एक इंस्पिरेशन है, आप हमारे सामने हैं, तो आपको देखकर और लोग भी सामने काम करती रहिए और बहुत बड़ा नाम अपना भी और पाकिस्तान का भी कीजिए, और सबसे बढ़कर लोगों की मदद करने से बेहतर दुनिया में और कोई काम नहीं है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और हमारी कोशिश होती है कि दीन इस्लाम से मुतल्लिक कोई एक मौजू ऐसा ज़रूर हो जिसको कुछ वक्त दिया जाए और उस पर बात की जाए। नमाज दीन का सुतून है और कामयाबी की कुंजी है। वालिदैन के हवाले से हम अगर बात करूँ तो वो बच्चों की तमाम जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनको तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तमाम वालिदैन का फोकस नमाज भी होता है या नहीं होता, ये हमारा आज का सवाल है। क्या तमाम वालिदैन अपने बच्चों को नमाज के इस अहम फरीज़े को अदा करने की भी आदत डालते हैं या नहीं, और नमाज से मुताल्लिक़ जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं और वालिदैन जो हैं वो कैसे अपने बच्चों में नमाज की आदत डेवलप कर सकते हैं, यही हमारा आज का मौजू है। बिल्कुल, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। अल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे हमें ज्वाइन किया। अल्लाह साहब, जिस तरह से हम बात करें कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे तो बहुत फोकस करते हैं, उनकी दुनियावी ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, नमाज जैसे हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और बहुत अर्ली एज में जिस तरह फ़र्ज़ की गई है उसमें बच्चों को इसकी आदत होनी चाहिए। तो वालिदैन ऐसा क्या करें कि उनके बच्चों में नमाज की आदत जो है वो डेवलप हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हम अगर खुद तकवा की इंतहा पे होंगे तो बच्चे फतवा की तरतीब पर आएंगे। खुद अगर हम तहज्जुद गुजार होंगे तो हमारे बच्चे आम नमाज़ों की तरफ मुतवज्जो होंगे। तो सबसे पहले तो हमें खुद अपने आप को नेक बनना होगा, और दूसरे नंबर पे हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी होगी कि हमारी तरजीहात क्या चल रही हैं और क्या चलनी चाहिए। जो हमारा बच्चा, जो हमारी बेटी अल्लाह के साथ नहीं जुड़ी, अल्लाह की कसम वो मेरे आपके साथ भी नहीं जुड़ सके। आज जितने वालिदैन परेशान हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमने अपनी औलाद को अपने साथ तो जोड़ने की कोशिश की, उनको आला डिग्रियां दिलवाने की तो कोशिश की, जबकि रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मैं आप अपनी औलाद के लिए इतने मुखलिस नहीं है अल्लाह की कसम जितने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आपकी नस्लों के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए मुखलिस और दर्द रखने वाले हैं। वो फरमाते हैं सबसे पहली डिग्री बच्चे को जो सिखाओ वो नमाज का तरीका। यहाँ तक फरमाया कि दाएं बाएं की तमीज़ करना शुरू हो तो उसको नमाज की तरफ लेके आओ, और यहाँ तक फरमाया कि अगर बच्चा नमाज नहीं भी पढ़ता, आदत डालने के लिए उसको उठाओ जरूर, बेशक वो एक सजदा ही क्यों ना कर ले। और इसमें औलाद को यहाँ तक हुक्म है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था और तबीयत थी कि कभी किसी को ना मारा है ना डांटा है, लेकिन नमाज की जब बारी आती है तो क्या फरमाया कि पहले इनको समझाओ, 7 साल के जब हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा इनको सिखाना शुरू करो और इनको अपने साथ लेके जाओ। जब इस पे ना आए, 10 साल की उम्र हो जाती है, तो मारने का भी हुक्म दिया। तो उलमा ने इसकी तशरीह में लिखा है कि मारने का हुक्म जो दिया गया है वो सिर्फ एक ऑप्शन दी गई है, ना कि हकीकत में मारना। और अगर हकीकत में हम सही तरीके से अपने बच्चों को मोहब्बत प्यार से ही समझाने वाले बन जाएं तो अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है कि मार पिटाई की भी जरूरत नहीं आएगी। और इसमें मैं एक और बड़ी अहम चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि एक है नमाज का हुक्म और एक है नमाज के बाद का हुक्म। असल नमाज के बाद शुरू होती है। ये बड़ा गहरा जुमला है, अगर हो सके तो मैं नाजरीन से अर्ज करूंगा इस जुमले को जरूर याद करें। एक है नमाज का हुक्म, एक है नमाज के बाद वाली जिंदगी का हुक्म। नमाज का हुक्म तो हो गया, नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद का हुक्म क्या है कि जैसे नमाज में अपनी मर्जी छोड़ी थी, नमाज के बाद भी अल्लाह ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी छोड़ दो, मेरी मर्जी पे आ जाओ, बेहयाई से निकल आओ, मुनकरात से निकल आओ। तो अगर हम खुद नेक होंगे, जैसे साहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, उनके वाक़यात को, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो बचपन में ही इनके मामू जान इनकी तरबियत फरमा रहे हैं और इस बात की ज़हन साजी कर रहे हैं। 3-4 साल के हैं ये, और ज़हन साजी क्या कर रहे हैं कि हर वक्त ये तसव्वुर बांधो, अल्लाहु माइया, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, और अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरे ऊपर गवाह है। तो 7-8 साल की उम्र में जब ये पहुंचे तो इस वजीफे की बरकत से अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इनको तहज्जुद गुजार बना दिया। फिर आगे अपने बच्चों की भी ये, इनकी बचपन में ऐसी तरबियत हुई तो आगे बचपन में जब इनकी ऐसी तरबियत होगी तो अपनी औलाद की जब बारी आती है तो अपनी औलाद को भी इसी तरीके से। ठीक है मौलाना,
یہ بتائیے کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو کیا والدین کے اوپر بھی اس کا گناہ ہے اور کس ایج گروپ کی بات ہے، اگر ہے تو اس کو ذرا اس مسئلے کو واضح کیجیے. جی بالکل، دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کے ذمے ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو والدین کے ذمے اس کا گناہ آتا ہے. ایسے ہی جب یہ جوان ہو جاتے ہیں تو والدین کی شادی کی فکر کوشش نہیں کرتے تو اس کا گناہ بھی اگر ہوتا تو فرمایا یہ بھی گناہ والدین کی طرف لوٹتا ہے. تو نماز کا اگر اہتمام اولاد نہیں کر رہی اور ہماری غفلت کی وجہ سے نہیں کر رہی، دیکھیں ہماری طرف سے کوشش کرنے کا حکم ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنی اولاد کو حکم کرو، اپنی اولاد کو ترغیب دو. نہیں مانتے وہ الگ معاملہ، لیکن ہماری طرف سے 100% کوشش ہونی چاہیے. اور ترکی کے اندر میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو وہاں جا کے ایک بڑی زبردست بات سامنے آئی جو میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم بھی اپنی اپنی مساجد میں یہ معاملہ کریں. کہ انہوں نے کہا کہ 7 سال سے لے کر 17 سال کی عمر تک جو بچہ 40 دن تک نماز پڑھے گا ہم اس کو ریسلنگ سائیکل گفٹ میں پیش کریں گے. کسی نے کسی مسجد میں کچھ، کسی مسجد میں کچھ. تو اس طریقے سے بچوں کو ہم نے کچھ نہ کچھ تو دینا ہوتا ہی ہے. ظاہر ہے اولاد والدین کو اپنے ناز نخرہ دکھاتی ہے، تو ہم ان کو ان چیزوں پہ کہ بیٹا 40 دن نماز پڑھ لو گے، بیٹا والدین کے ساتھ. آخر میں مولانا ایک ہم جیسے لوگوں کے لیے جو نماز پہ احتیاط نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، یقینی طور پہ نماز فرض ہے اور اس پہ کوئی عذر نہیں ہے اور اس کا سوال بھی سب سے پہلے ہے، لیکن ایک جانب وہ ایک توفیق کا عمل ہو جاتا ہے اور ایک جانب کوشش کا عمل ہو جاتا ہے. اس کوشش اور توفیق کے بیچ میں کہیں ہم جیسے لوگ یہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں. اس کے بارے میں ایک تو نبی کریم کا کیا فرمانا ہے، اس عمل کو کیسے ہم ایک روٹین کا حصہ بنائیں، کیا مدد ہے ہمارے لیے اس کے اندر تاکہ ہم نفس کو ایک طرف کر کے اس جانب آئیں. یقینی طور پہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نماز مشکل تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو ایمان لائے، اور اس حوالے سے ذرا کائنڈلی واضح کیجیے گا. اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش میں بھولنا چاہوں، کورونا کی وجہ سے ہر چیز میں وہی رونق شروع آپ کو نظر آئے گی، لیکن مساجد میں وہ اس درجے کی رونق نظر نہیں آ رہی. مساجد سے ہم دور ہو چکے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وبا آئے تو مسجدوں میں ڈیرے لگاؤ. ہم میں سب جگہ آپ کو آبادی اور رونقیں نظر آئیں گی سوائے مساجد کے. الٹی گنگا بہ رہی ہے. اور رہا معاملہ دوسرا نماز کا، تو شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے اگر ہم صرف اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی. شاعر کہتا ہے اہل بیت اطہار کی شان میں پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. کربلا سے بڑھ کر عمران بھائی کو ایمرجنسی نہیں ہو سکتی، اس حالت میں بھی انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا. اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری تمنا کیا تھی؟ نماز پڑھنا، غلاموں کے ساتھ محبت والا رویہ، خواتین کے ساتھ. یہ موضوع تو ایسا ہے نہ ٹوکنے کا دل کرتا ہے نہ روکنے کا، لیکن وقت کی مجبوری ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے. آپ کا بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ بات ایسے اہم موضوعات پہ مزید بھی ہوتی رہے گی. مولانا عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور ایکسپریسو کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. بالکل، آج جو کہ جمعہ ہے اور جمعے کو عمومی طور پہ آپ کو فلیگز ہم دکھاتے ہیں جس میں ہم مختلف ایمبیسیز، مختلف ایمبیسڈرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات پر. اور آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے گریس کے ایمبیسڈر سے، ان کی فیملی سے بھی، اور جانیں گے ان کا لائف سٹائل پاکستان میں کیا ہے، پاکستان اور گریس ریلیشن شپ کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں، مستقبل کیا ہے. ثنا ہمایوں کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کا فلیگ. Thank you very much, His Excellency. Welcome to our home. Welcome to the home of Greece and Islamabad. Thank you very much. السلام علیکم. فلیکس کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج میں موجود ہوں گریک ریزیڈنسی میں، جہاں پر آپ کی ملاقات میں کروا رہی ہوں ہز ایکسیلنسی آندریاس سے. ہز ایکسیلنسی جناب سفیر، ہمیں وقت دینے کا شکریہ. Thank you very much. میں یہاں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. to come and visit. I must say it's a beautiful. مجھے اس سفارت خانے میں بہت دلکش اور رنگین چیزیں نظر آ رہی ہیں. all around. It is
an official residence. ये हमारा सिफारत खाना होने के साथ साथ हमारा घर भी है। सिफारत खाना मुल्क की नुमाइंदगी करता है और घर किसी एक इंसान की नुमाइंदगी करता है। The persons representing that country. सबसे पहले मुझे इस्लामाबाद में रहने और काम करने के बारे में बताएं। यहाँ आपका तजुर्बा कैसा रहा? इस्लामाबाद I was expecting something positive. I didn't know that it would be that positive. इस्लामाबाद बहुत मुस्बत और रहने के लिए बहुत आसान शहर है। यहाँ के लोग प्यार करने वाले हैं। पर सब्जा मुझे बहुत पसंद है। मेरे जैसे साइकिलिस्ट के लिए ये आइडियल जगह है और ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरा मुल्क ही ऐसा है। पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज और प्यार करने वाले हैं। इन लोगों की वजह से मेरे और मेरी अहलिया के लिए यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। Tell you that both my wife and I are extremely happy. Wonderful. I'm so glad to know this. So now my next question is मुझे अपने सफर के बारे में बताएं। कोरोना की वजह से आप ज्यादा घूमे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ आप किन किन शहरों में घूम चुके हैं और पाकिस्तान का मिक्स कल्चर कैसा लगा आपको? are already speaking so positive about people. We have had the luck of going. हम खुशकिस्मती से अभी तक पेशावर, लाहौर और सवात जा चुके हैं। हम मालम जब्बा भी गए हैं। ये मुल्क बहुत शानदार है और यहाँ के नज़ारे इससे भी ज़्यादा शानदार हैं। हम जहाँ गए हमें वो जगह अच्छी लगी। यहाँ हर जगह की अपनी ही खास बात है। But they are all worth visiting. ग्रीस ने 1987 में यहाँ सिफारत खाना बनाया। पाकिस्तान और ग्रीस के ताल्लुकात कैसे हैं? The relationship between the two countries. दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात अच्छे हैं और मैं यहाँ इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने आया। ताल्लुकात को बेहतर मैं अकेले नहीं बना रहा, बल्कि इसमें मुझे अपने पाकिस्तानी कोलीग्स का साथ हासिल है। And we have both taken the pledge of making things better. Wonderful. ज़बरदस्त। इस खत्ते में ग्रीस की बहुत ख़ास तारीख रही है, ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हमें अपने मुल्क और वहाँ के लोगों के बारे में बताएं। आप लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या दोनों ममालिक के लोगों में मुमासलत पाई जाती है? You'll be surprised to discover how many common points we have. आपको हैरत होगी जब मैं आपको मुमासलत बताऊंगा। हम लोग भी आपकी तरह खुले दिल के लोग हैं, दोस्ताना हैं, मेहमान नवाज हैं। हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आउटडोर होती हैं। सयाहत हमारे लिए एक असासा है। ग्रीस में लोग सफ़र करना बहुत पसंद करते हैं। हमारी सफ़र करने की तारीख दौरे कदीमा से चली आ रही है। Know the continents of our world. Wonderful. जनाब सफ़ीर, कुछ रोशनी सियासी और सिफारती ताल्लुकात पर भी डालें। Foreign relations between our two countries. दोनों ममालिक में सिफारती ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं। हर सफ़ीर की ये कोशिश होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को बेहतर जान सकें। जितना हम एक दूसरे को जानेंगे उतना हम लोग अच्छा महसूस करेंगे, जिसका फ़ायदा दोनों ममालिक की आवाम को होगा। हम यहाँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक में यकजहती बढ़ सके। आपने तारीख की बात की। ग्रीस के लोग बहुत पुराने हैं। हमारी तारीख कम से कम 3000 साल पुरानी है। They're young, but we're at least 3,000 years old each. मुझे उम्मीद है कोरोना के बाद दोनों ममालिक के माबैन सकाफती और सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। Absolutely, I think that Corona is a major impediment. बिल्कुल, कोरोना ने बहुत सी अच्छी चीज़ों को रोक रखा है। आपने सकाफत की बात की तो मुझे पूरा यकीन है कि ग्रीस के लोग पाकिस्तान को जाने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान का म्यूजिक ग्रीस के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह मुझे यकीन है कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त ग्रीक म्यूजिक और कल्चर के बारे में जानकर बहुत खुश होंगे। मैं समझता हूँ कि म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है सकाफतों में हम आहंगी पैदा करने का। आप म्यूजिक के जरिए किसी भी सकाफत को जान सकते हैं। In tangible terms. There are 32. ग्रीस में इस वक्त 32,000 पाकिस्तानी रह रहे हैं। वो किस तरह ग्रीस की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ये भी बताएं कि ग्रीस में जाना, वहाँ रहना एक पाकिस्तानी के लिए कितना आसान है। Go there and settle. For the time, I think that the numbers are higher. मेरे ख्याल में ये नंबर इससे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और ग्रीस के दरमियान रेगुलर माइग्रेशन हो रही है। ये लोग दोनों ममालिक के दरमियान जिंदा ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानी जो ग्रीस आते जाते हैं, ये लोग दोनों ममालिक के सफ़ीर हैं। ये एक जगह का मैसेज दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये पाकिस्तानी ग्रीस की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं काफ़ियों को जानता हूँ। The Pakistanis I know in Greece, and they are part of my daily reality, actually, where I live.
They're very good friends. Greece is a home to 18 UNESCO. ग्रीस 18 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का घर है। दोनों ममालिक किस तरह सयाहती सरगर्मियों को फरोग दे सकते हैं? It combines my favorite field, that's culture. ये सवाल भी मेरे पसंदीदा उन्वान कल्चर से मिलता है। सयाहत ग्रीस के लिए एक अहम तरीन है। हमारे पास सयाहत कोरोना की वजह से अब कम चुका है। ग्रीस के लिए सयाहत बहुत ज़रूरी है। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी हिसाब से बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी सयाहत मौके हैं, बस पाकिस्तान को ज़रा काम करने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान की मदद करने को भी तैयार हैं। हमारा इस फील्ड में तजुर्बा बहुत वसी है। हमें पता है कि मेहमानों की खातिर तवाज़ो कैसे की जाती है और हम ये नॉलेज पाकिस्तानी दोस्तों से शेयर करने को भी तैयार हैं। In talking with our Pakistani counterparts, and I'm sure that the same thing happens here. His Excellency, it's wonderful. जनाब सफ़ीर, आप बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल शख्स हैं। मुझे आपको जानकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रस्मी सवालात मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहूँगी, आपके बारे में मज़ीद जानना चाहूँगी। Spouse, know your likes, dislikes, more to explore about your personal life. तो आप भी रहिए मेरे साथ और जानिए His Excellency की रियल लाइफ के बारे में। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ग्रीस के किसी हिस्से में बैठी हूँ। Like I am sitting in a part of a Greece. Thank you so much. So this is why you are welcome here. Thank you very much. आप लोगों को 30वीं एनिवर्सरी बहुत मुबारक। एनिवर्सरी। Thank you very much. अब मैं आप लोगों के ताल्लुकात के बारे में जानना चाहूँगी। मुझे अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? Then you met in Paris. So tell us about yourself. No, but that was long time ago. ये बहुत पुरानी बात है कि हम लोग पेरिस में मिले थे, फिर हम लोगों को बीजिंग जाना पड़ा। इसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली, मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया। अब हम यहाँ आ गए हैं, मुझे अपनी लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है। हम इस्लामाबाद में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत शहर है, ये मुल्क बहुत अच्छा है। सबसे ख़ास बात यहाँ के लोग हैं। बहुत अरसे बाद हम लोगों ने अच्छे दोस्त बनाए हैं और वो यहाँ आकर बने हैं। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। And I think we have a lot of friends and a lot very good friends. So I have a rapid fire round. अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। इससे मुझे आप दोनों के बीच केमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। मैं आप दोनों को दो ऑप्शंस दूंगी। इनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा, लेकिन जल्दी। So my first option for both of you, Athens or Islamabad? But for this time of the year, साल के इस हिस्से में एथन क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन सितंबर से मई तक इस्लामाबाद। is definitely Islamabad. Oh, wonderful. And for you, His Excellency? My dear wife spoke. मेरी अहलिया ने मेरी जगह भी जवाब दे दिया, लेकिन मेरे लिए दोनों घर हैं। I left home to come home. I hope you have tried Pakistani food. So moussaka or Pakistani biryani? You know, I don't like moussaka. I don't like Pakistani biryani, but I prefer kulfi. Biryani. Okay, wonderful. Mountains or sea? Sea. Mountains. And what do you prefer, a long walk or a bicycle ride? Bicycle ride. Bicycle ride here. Oh, that's for sure for you. Europe or Asia? Asia. And don't be afraid when you step. So, His Excellency, that's specially for you. Ambassador or a foreign minister? Ambassador. Ambassador you can be for so many years and for all your life. Minister, you're just for a short period and it's finished. Yeah, true that. Travel by train or travel by plane? By train, I think. Train. It's true that. Lahore or Karachi, if you have visited? Karachi. I haven't visited Karachi. I fell in love with Lahore, and I would love to fall in love with Karachi too. Oh, wonderful. Tea or coffee? Tea. According to the time of day. Yeah, that's what you already answered. But at least you can pick one for now. Coffee.
Okay, that's wonderful. Okay, now I have. अब मैं एक लफ्ज कहूँगी, इससे आप लोगों के जहन में जो भी पहली बात आएगी, वो आपने कहनी है. Whatever comes in your mind. Pakistani music. I would say two things that amazed me and touched me right here. The first one was Dashte Tanhai. Wow. The second one was Aaj Janaki Zidna Kar. Oh, both are my favorites. And for me, Misha. She's amazing. Yeah, she is. So, any one of you can sing for us? It's Dashte Tanhai man, hey jahan, larzan hain. Wow. I mean, it's beautiful. I am so delighted. आप दोनों को जानकर, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. ग्रीस सफारत खाने में आना, आप लोगों से बातचीत करने का तजुर्बा मेरे लिए यादगार रहा. Lovely time spending with you. Thank you very much. It was great having you here, and it was equally great sharing all these nice things with you. Thank you. Thank you for coming. So that's it for now in Flags. और अब हिज एक्सीलेंसी के साथ एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप देख सकेंगे, पर मैं यहाँ लूँगी आपसे इजाज़त. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, नए गेस्ट. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाज़त. My Pakistani friends. अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, मेरा नाम आंद्रेयास है और मैं यहाँ ग्रीस का सफ़ीर हूँ. मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ. इस्लामाबाद दुनिया का सबसे साइकिल फ्रेंडली शहर है. साइकिलिंग हमारी सेहत और माहौल के लिए बहुत मुफीद है. शुक्रिया. But it's not only good for your health, it's good for the health of all the others, since it is a very positive contribution to the environment. Thank you. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं. अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें हिना नियाजी और वकार अहमद मलिक हमें बताने वाले हैं कि अगर आप टूरिस्ट हैं और आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए आपका. देखते हैं आज का माइंड मैटर्स. वकार साहब, एज अ टूरिस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग क्या होना चाहिए जिसमें हम मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकें और हम मैक्सिमम एंजॉय कर सकें? है ना, वो मोड ऑफ ट्रैवलिंग का कुछ भी हो सकता है. ट्रैक्टर ट्राली पे भी जा सकते हैं, रिक्शे पे भी जा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. बाइक पे भी जा सकते हैं. बाइक पे भी जा सकते हैं. मतलब वो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं. कि किसी ज़माने में मुझे याद है, ये 9/11 से पहले की बात है, 90s की बात है. पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स आया करते थे, उनका एक मोड ऑफ ट्रैवलिंग ये था कि जितने भी ट्रक नहीं होते, तो ट्रक जहाँ पे एक ड्राइवर बैठा होता है और उसके नीचे एक छज्जा सा होता है, जी 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 जी, वहां पे बैठ के भी पूरी केकेज को एक्सप्लोर करते थे. वो तो हर कुछ भी हो सकता है. लेकिन असल में आप इसको दो तरह से देख लें. एक स्केल हम डेवलप कर लेते हैं अभी यहाँ पे. एक है कि कंफर्ट और एक है कि आज़ादी. ठीक है, एक्सप्लोर करने की आज़ादी, या जिसको क्या कहते हैं, एक लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, मोक्षा, समथिंग. तो दोनों जो हैं ये एक दूसरे के उलट हैं. मसलन अगर आप जहाज में जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबल. 1 घंटे के अंदर आप चले गए से, अगर आप गिलगित बहुत लग्जूरियस, आप स्कर्दू चले गए, गिलगित चले गए, सुकून से, सेफ्टी, क्या कहते हैं, कंफर्ट, और कम टाइम में. लेकिन दूसरी तरफ ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे डाटा मिस किया. अगर आप जहाज से बाहर निकलना चाहें, एकदम बाहर निकल के कुछ देखना चाहें, आप नहीं देख सकते. तो वो वाली चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महदूद होगी. आप कार पे चले गए, कार पे रास्ते में आपके पास रुकने की ऑप्शन तो मौजूद है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकने की ऑप्शन मौजूद नहीं है, बट अगर कार में है तो अगर आपके पास रुकने की ऑप्शन तो मौजूद है. लेकिन जिसको कहते हैं कि आप अगर माउंटेन्स की बात करते हैं, कि बहुत बड़े स्केल की जो माउंटेन्स हैं, जैसे पाकिस्तान में ये जो माइटी रेंजेस हैं, तो ये जो माइटी रेंजेस हैं, इनका जो समिट्स हैं पहाड़ों की, वो मोस्ट ऑफ द आपकी ट्रैवल टाइम में उसके अंदर जो गाड़ी का छत है, उसमें आपका सीन ऑफ कोर्स मिस कर रहे होंगे आप. साइड पे भी आपको मालूम ही है. इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो कहते हैं 19, 20, 10, 80 का कोई इस तरह का पैनोरामा
जिसमें अभी फ्री सोल नहीं है ना, गाड़ी में भी आप एक कम्पैक्ट चीज में है, कंफर्ट है गाड़ी में, लेकिन अगेन आपको इस तरह नहीं है कि आप किसी भी जगह पे फ्रीडम उस तरीके उस फ्रीडम में नहीं है, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगेन 4 बंदे बैठे हैं या 5 बंदे बैठे, उसमें से एक बंदे का दिल कर रहा है साहब शार पे रुकने को, लेकिन बाकी 3 का नहीं कर रहा, तो वो चुप कर जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है अभी जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सी आपकी महदूद हो जाती है वो वाली आजादी जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। फिर हम मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल जो है उस पे मैं हूँ, मेरा मोटरसाइकिल है, चाहे वो ग्रुप 6 या 7 मोटरसाइकिल वालों का, लेकिन वो डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं। इस आबशार पे मेरा दिल किया तो मैं रुक गया हूँ, किसी और जगह अच्छा मैं वेदर जो है या जिसको क्या कहते हैं मौसम, उसको मैं डायरेक्ट इसलिए एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं अगर कराकोरम हाईवे पे हूँ और गर्मी है और मैं एक मोड़ मुड़ता हूँ और वहाँ पे आबशार है, तो वो जो ठंडक आती है, अब ये वो तमाम चीजें जो कि मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं एंजॉय कर सकता, क्योंकि एसी के अंदर हो सकता है मैंने कार में एसी लगाया हो तो एक कंसिस्टेंट से मुझे कंफर्ट कर दे, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस तो मैं मिस करेंगे। फिर इसके अलावा मैं किसी भी जगह पे मैंने हो सकता है मोटरसाइकिल में मुझे ऑफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको खड़ा करना है स्टैंड पे और मैंने उतर के आबशार पे मुंह धो लेना है। अब गाड़ी कौन रोके और एक प्रोसेस है। फिर एक और है कि मैं आबशार के नीचे अगर नहाना भी चाहूँ तो कोई इशू नहीं है, मैंने वापस मोटरसाइकिल भी बैठना है, गाड़ी में अगर मुझे बैठना तो सीट जी गीली हो गई है, मसले हैं। सो मोटरसाइकिल ऑफ कोर्स बेहतर चीज है। उसके आगे फिर आ जाती है बाईसाइकिल। अच्छा, अब बाईसाइकिल का ये है कि मोक्षा या जिसको क्या कहते हैं कि लिबर्टी या आजादी, उसकी आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आपको इंजन की भी जरूरत, शोर नहीं आ रहा, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है, आपको किसी तरह की, बस आप बिल्कुल जिस तरह वो वाली ऑडियो स्टिमुलस जो आप मिस कर रहे थे बाइक की आवाज की वजह से, वो भी इसमें ऐड ऑन हो गई है। अब आपके मोटरसाइकिल और साइकिल पे चलती हो सकता है कि चिड़िया की कोई आवाज या कोई भी है, परिंदों की, अब हर चीज को आप एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। सो ये एक और लेवल है। और मैं मतलब मुझे क्या कहते हैं वो स्टैंड पे मोटरसाइकिल लगाने की या मोटरसाइकिल बंद करने की ये भी तरद्दुद नहीं है इसमें। मोटरसाइकिल मतलब कहीं भी खड़ा कर दे, आप कहीं भी नीचे रख दे, गिरा दे। किसी जगह लैंडस्लाइड आई तो मैंने उठा के दूसरी तरफ रख ली। ये देख रही है एक बहुत बड़ी आजादी है। मतलब किसी तरह का कोई तरद्दुद नहीं है, मुझे किसी पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पेट्रोल पंप कहाँ आ रहा है, इन तमाम चीजों से आजादी। कंफर्ट देखिए बहुत कम, लिबर्टी आपकी सोल फ्री है। जी हाँ, सोल फ्री है। दोनों चीजें एक दूसरे के उलट चलती हैं। अगर आपको मैक्सिमम कंफर्ट चाहिए तो इस साइड से आजादी महदूद है, अगर आप दूसरी तरफ चले। लेकिन हमने एक सबसे अहम बात नहीं की, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनको कहा जाता है वॉकर्स। वो अपने आपको वॉकर्स कहते हैं। वो दिन में 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट पैदल, वो पैदल ही चली जा रहे हैं। इमेजिन वो कौन लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। कंफर्ट लेवल जो है आप बिल्कुल नीचे चला गया ना, पैदल चलना है, पैदल चल रहे हैं। जितने मैं वॉकर से मैं जाती तौर पे वाकिफ हूँ, वो पर डे 40 किलोमीटर करते हैं। और ऐसे वॉकर से भी वाकिफ हूँ जिनकी उम्र 70 अबव थी, 75 के कहीं उसमें थे, लेकिन वो अपने रुकसैक के साथ 40 किलोमीटर पर डे वो चलते थे। जबरदस्त। एक कपल से मेरी मुलाकात हुई थी, वो तुर्की से आ रहा था, तुर्की से आके यानी हुंजा पहुंचा था। ओके। तो इमेजिन वो सारा पैदल चल के आया था। तो वो वॉकर्स हैं। तो वॉकर्स के अंदर कंफर्ट बिल्कुल कम, जीरो कंफर्ट, लेकिन लिबर्टी और आजादी की भी वो एक्सट्रीम है कि ये नहीं मैंने जहाँ बेडरूम में, मतलब वो साइकिल वाला तरद्दुद भी नहीं है, साइकिल की भी टेंशन नहीं है ना। सो ये दोनों चीजें उलट। सो अब आपका वो जो सवाल था कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग क्या होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लुत्फानंदोज हों, ये साइकोलॉजी पे, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कंफर्ट कितनी मानीखेज है और आपके सोल का फ्री होना कितना मानीखेज। आप क्या प्रेफर करते हैं? पैदल। क्योंकि मेरे पास ना वो वसाइल है ना वो टाइम है, तो फिर मैं दूसरी आ सकता हूँ बाईसाइकिल पे। बाईसाइकिल अगेन मुझे टाइम और उसका इशू होगा। मोटरसाइकिल पे बेतहाशा एक्सप्लोर किया हुआ है। और ऐसी जो है ना एक ही वक्त में, यानी गिलगित से पिंडी, पिंडी से गिलगित, अस्तोर से पिंडी, इस तरह बहुत सारे, हुंजा से पिंडी, यानी डायरेक्ट बगैर स्टे किए मोटरसाइकिल पे। तो इस तरह के बहुत सारे सफर किए हुए हैं। मोटरसाइकिल अफोर्ड हो सकता है, लेकिन ये मेरा ख्वाब है बाईसाइकिल वाला। अच्छा चले, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये ख्वाब जो है वो जल्द पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद दीगर जो भी मामलात हैं उनको तो आप एक तरफ रखें, लेकिन एक फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान जो क्लीन ग्रीन मिशन है उसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तान भर में लोगों के अंदर इससे अवेयरनेस पैदा हुई है, बल्कि दुनिया भर में इसको डिस्कस करना शुरू किया गया है और पाकिस्तान का बहुत एक बेहतर स्टेटस हुआ है माहौल के अंदर एक कंट्रीब्यूटर के तौर पर। हमारे यहाँ माहौल के मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो इस हवाले से बड़ा काम भी कर रही हैं और इसी सब्ज़ो शादाब पाकिस्तान का मिशन लिए हुए खिजर वली चिश्ती हैं, जिनको शजर दोस्त भी कहा जाता है और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया दरख्त लगाने के लिए, दुनिया भर में उनको माना जाता है। वैसे एक्सप्रेसो में हम कोशिश करते हैं कि इस मिशन के अंदर हम भी अपनी पार्टिसिपेशन शो करें, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में पौधा लगाकर हो या हम अपने सेट पर अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऐसे लोगों को बुलाएं जो इस हवाले से इस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। जिस तरह से खिजर वली चिश्ती की हम बात कर रहे थे, जो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, 2015 से पाकिस्तान में फ्री प्लांटेशन के हवाले से काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी जो कह ले जो कि अपनी खदमात सर अंजाम भी दी हैं और इन्होंने इतने ज़्यादा पौधे लगाए हैं कि अभी हम इनसे बात भी करें तो 77,000 पौधे। और इसके साथ साथ इन्होंने खुद बताया कि जब इनके घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उन्होंने उसके लिए भी 2000 पौधे लगाए। तो हम ये अवेयरनेस के तौर पे एक्सप्रेसो का हम ये क्रेडिट लेंगे कि हमने इस पर पूरी जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते हैं की कोशिश करते हैं और आज खिजर हमारे साथ मौजूद हैं। खिजर साहब बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं ठीक। खिजर साहब आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये काम बहुत ज़रूरी है। हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें वो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपका इंटरेस्ट लेवल इस काम की तरफ किस तरह से डेवलप हुआ? जी मैंने 2015 में जब MSc कर रहा था तो मुझे पाकिस्तान के मौसमी हालात, जो बदलते हुए मौसमी हालात, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में जंगलात की बहुत कमी है और जंगलात की कमी तो है, साथ यहाँ शऊर नहीं है उस लेवल का कि हम अपनी जंगलात की तादाद को कैसे हमें बढ़ाना है। तो मैंने 2015 से ये अपने साथ ये वादा किया कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा शजरकारी, शजर का जो मैसेज है ये मैं फैलाऊँगा। तो 2015 से ये मैंने अपने गांव से स्टार्ट किया, फिरोजपुर चिश्तियाँ पाकपतन से, तो आगे ये मेरा मिशन फैलता फैलता पूरे पाकिस्तान में फैल गया। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, पाकपतन से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब से, आपने हमें हमारी अपनी अचीवमेंट हमें ऑफर तो बहुत सारी बताई, इतनी ज़्यादा मालूमात इन्होंने दी, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि आपकी अभी तक की जो अचीवमेंट्स हैं शजरकारी के हवाले से, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में आपके नाम का पौधा है, इंडिया में, ज़रा बताइए हमें अब तक क्या क्या अचीव किया। जी शुरू में जब मैं प्लांटेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैं अपने गाँव तक था, फिर जब मेरी प्लांटेशन बढ़ी तो मैंने इस पर फोकस किया नेटिव प्लांट पे, जो हमारे मकामी पौधे हैं। तो सोशल मीडिया पे मैं अपनी हर चीज़ जो मालूमात मुझे थी मैं शेयर करता रहा, तो लोग मुझे फॉलो करना शुरू हो गए। तो मैंने 2 ट्रेंड सेट किए, एक तो ग्रीन सालगिरह का कि अगर आपकी सालगिरह है तो आप केक की बजाय पौधा लगाएं जिसके आपको देर पास रात मिलेंगे। और फिर मैंने ये लोगों को गाइड किया कि आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में एक ट्रेंड सेट है, किसी मुल्क में 10 पौधे उसके नाम के लगाए जाते हैं, किसी में 20। तो मैंने कहा कि हम भी अपने मुल्क में ऐसे करें कि जब भी आपके घर कोई बेटा या बेटी के पैदाइश हो तो आप पौधा लगाएं। तो मेरे घर में जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसके नाम से 2000 पौधा लगाया और जो मेरे घर में मिठाई की जगह लोग पौधे लेके जाते थे तो मैंने उन्हें पौधे गिफ्ट किया। ये भी एक ट्रेंड सेट हो गया जो मुझे लोग फॉलो करते हैं, अब वो भी ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान में किस किस्म के पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं और उनको हासिल कैसे किया जाए? जी जो हमारे मकामी पौधे हैं, हर शहर या हर सूबे के अपने मकामी पौधे हैं, ख़ासकर पीपल, शीशम, कीकर, बरगद, तो ये बिल्कुल इजी ग्रो कर जाते हैं और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। इनके फ़ायदे ज़्यादा है क्योंकि हमारा इकोसिस्टम पूरा इनसे जुड़ा हुआ है, हमारे परिंदों की खुराक, हमारे परिंदों का घर, रिहाइश, सारा कुछ इनके साथ है। यहाँ तो अशरातुल अर्ज़ जो हमारे, वो भी हमारे मकामी पौधों के साथ लिंक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी हमारे मकामी पौधे लगाएंगे तो इनकी हिफाजत कम करनी पड़ेगी और ये अपने माहौल में खुद ही ग्रो कर जाते हैं और इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, इनके फ़ायदे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, तो हमें अपने नेटिव प्लांट लगाने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा खिजर साहब, हम चूंकि आप अपने तौर पे कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि आपका पैशन है जिसको आप परसू कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर आपसे कोई ताउन किया गया या आपको किसी तरह से अप्रिसिएशन मिली? जी मकामी हुकूमत जो है, DC साहब या महकमा जंगलात, वो मुझे शील्ड वगैरह या बुलाते रहते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं। तो मैं जहाँ तक गवर्नमेंट मुझे जानती है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं मकामी सतह पर। कोई वसाइल आपको चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए? आप जितना कर रहे हैं इससे आप मुतमईन हैं? मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब से कि हमारे नेटिव प्लांट्स की ज़्यादा शजरकारी की जाए। ठीक है, यही सब कौन से
पौधे लगा रहे हैं वैसे? शजरकारी हो रही है, केपी में काफी हुई है, 10 बिलियन पे हम काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ जो दोस्त शजरकारी कर रहे हैं कि हमें जो आर्टिफिशियल या हम जो बाहर से पौधे मंगवाते हैं वो महंगे भी होते हैं और उनका ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो उससे बेहतर हम अपने मकामी पौधे कीकर है, शीशम है, इनको प्रमोट करें, ये लगाएं, तो हमें ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ताकत इन पौधों में वो ज़्यादा है दूसरे पौधों के लिए। साहब आपने हमें ये जो 2 पौधे हमारे सेट पे दिखाएं जी, ये जो पौधे हमें खजर साहब ने गिफ्ट किए हैं और हम जरूर इनकी टेक केयर भी करेंगे, कौन से पौधे हैं और ये भी बताएगा जी। सदाबहार इनका नाम है और ये ग्रीन रहते हैं हमेशा, पूरा साल ये ग्रीन रहते हैं। और इनकी टेक केयर कैसे करनी है? बहुत कम, मतलब आप इसकी टेक केयर से ये चल जाएंगे, थोड़ा पानी डेली, हाँ जी, और धूप भी लगवानी है आपने कभी कभी 8 दिन में। अच्छा, जब हम दरख्त लगाने की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा अहम पहलू ये भी है कि सिर्फ महज दरख्त बराए दरख्त या लकड़ी या फर्नीचर के तौर पे लोग उसको लेते हैं कि उसका हमें फायदा होता है, आप इसको इकोसिस्टम से भी जोड़ रहे हैं। दूसरी जाने फलदार दरख्तों का फायदा ये होता है कि वो इकोसिस्टम में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर इकोनॉमी के लिए भी, तो इस पे हमने बहुत कम सोचा है, अब थोड़ी बात होना शुरू हुई है। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगे इस पे फलदार दरख्तों? मैंने एक मुहिम शुरू की थी कि मैंने हर बंदे को 10 बेरी के दरख्त दिए थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप बजाय बेरोजगार बैठने से इस बेरी के दरख्त को अगर संभाल लेंगे तो आपका पूरा घर चल सकता है। तो उससे क्या होगा, आप उसका फल उतार के बेचेंगे मार्केट में, आपको फायदा होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट की बड़ी ज़मीनें पे हैं, वहाँ लोगों को दिए जाएं जगह कि यार आप इतने फलदार पौधे लगाएं, हमें भी दें और खुद भी। तो फलदार पौधों के ज़्यादा फायदे, आपका रोजगार भी है उससे, खुराक भी, आपके बच्चे को फ्री फल मिल रहा है, तो हमें ये प्रमोट करना है फलदार पौधे। अच्छा, ये कोई इतना महंगा काम तो है नहीं, तो बंदा अगर आपके पास जमीन और जगह हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, हुकूमत की सरपरस्ती इतनी जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने खुद अपने तौर पे शुरू किया और नर्सरी भी चला रहे हैं आप। शऊर की कमियां हैं, हमें लोगों को समझाना होगा। हम इसे इजी लेते हैं कि ये हमारा टॉप में नहीं है, हम इसे सोचते नहीं कि क्लाइमेट क्या चीज़ है, कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया इस पर परेशान है, लेकिन हमारे लोग उस हवाले से इसे मद्देनजर नहीं रख रहे। तो यही कोशिश आपने की, आज मैं कर रहा हूँ कि लोगों को ये बताना है कि अगर एक बंदे ने जिंदा रहना है तो उसे 7 दरख्तों की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर ऑक्सीजन 1 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। कोरोना में हुई है ना ऑक्सीजन गायब, कुछ लोगों को कितनी महंगी पड़ी है लोगों को, आप जिंदा रहने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन डेली खरीदनी पड़े। ठीक है, तो अगर आपको सांस लेने के लिए खरीदनी पड़ी तो फिर क्या? अब मुख्तसरन हमारे पास वक्त कम है, अगर कोई शख्स खिजर वली की तरह अपना एक रोल सेट करना चाहता है, जो आप माशाल्लाह मास्टर्स आपने ज्योग्राफिया में किया हुआ है, आप टीचर भी हैं और दिन आप ये भी कर रहे हैं, आप ज़रा लोगों को एक मैकेनिज्म बता दें कि इस तरीके से आप अपनी कोई नर्सरी छोटी सी स्टैब्लिश करें और इस तरीके से लेके चलें, कुछ बता दें ताकि बिल्कुल ईजी है, कोई खर्चा नहीं। मदर प्लांट हर जगह कोई ना कोई खड़े हैं, जनवरी फरवरी में कलमे उतारें, थोड़े पैकेट लें, 200 रुपए के किलो मिट्टी भर के कलमे लगा दें, आपके पौधे तैयार हैं। बीज लें, आपको हर पौधे का बीज मुफ्ती मिल जाता है, गांव शहर में हर जगह होता है, उतारें। आप जून जुलाई में बीज का सीजन होता है, बीज लगाएं, आपके 1000 पौधा भी आप तैयार कर लेंगे। मड बॉल कभी सीड्स बॉल, आप मिट्टी के गुलेले बनाएं गोल गेंद की तरह, उसमें सीड्स बार रखें और जब बरसात आए तो फेंक दे जहाँ खाली जमीन पड़ी है। अच्छा, तो खुद ब खुद ग्रो कर जाएंगे, तो कोई इतना खर्चा नहीं, ना उसे परिंदे डिस्टर्ब करते हैं, आपका पौधा तैयार है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं खजर साहब और आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से जिस मिशन पर ये गवर्नमेंट है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, उसमें आप जैसे लोगों की कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इनका सोशल मीडिया हैंडलिंग सोशल मीडिया के ऊपर है, ये सोशल मीडिया पे आप इनको फॉलो करें, इनकी कैंपेन्स को सपोर्ट करें। ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में इनके नाम से शजरकारी की गई है। यकीनी तौर पे अहम शख्सियतें, अगर हुकूमती कोई एहलकार हुकाम हमें देख रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप ऐसी शख्सियात को सपोर्ट करें, चाहे उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, इनको सामने जरूर आना चाहिए, हमारे हीरो हैं। खिजर वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, और एक्सप्रेसो इस सारे अमल का हिस्सा है। हम पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बनाने के लिए अपना जो रोल है वो जरूर प्ले करते रहेंगे। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे 2 अहम शख्सियात के हवाले से, और पहले हम बात करेंगे अनवर इकबाल बलोच साहब की, जिनकी गुज़िश्ता रोज़ वफ़ात हुई, और पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार, हदायतकार, और गुज़िश्ता शब 71 बरस की उम्र में कैंसर के बायस तवील अलालत के बाद वो इंतकाल कर गए। चंद माह कबल उनकी जो अहलिया थी उनका भी इंतकाल हुआ था, और उन्होंने अपनी 4 बेटियां सौगवार छोड़ी हैं। बिल्कुल, जामिया कराची से मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1976 में प्रोडक्शन से अपने करियर का आगाज़ किया। ड्रामा सीरियल शमा में अदाकारी के जौहर दिखाए और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। अनवर इकबाल साहब ने बेशुमार उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया, और जो एक मुनफरिद एजाज़ उनको हासाब की नमाज जनाजा बाद नवाज शाह बैतुल मुकर्रम
मुहर्रम मस्जिद हसन स्क्वायर कराची में अदा की गई और उनको मेवा शाह जो कब्रिस्तान है कराची का वहाँ पे उनको दफन किया गया। और एक और अफसोसनाक खबर अस्मा नबील साहिबा के हवाले से, फेमस राइटर जिन्होंने खानी जैसा शाहकार ड्रामा लिखा, दमसा खुदा मेरा भी है, सुर्ख चांदनी जैसे ड्रामा को लिखा 2013 में, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और कैंसर से लड़ते लड़ते कल वो भी ये जंग हार गई और इंतकाल कर गई। और जो एक्टर्स फर्टिलिटी है उन्होंने अफसोस का इजहार किया है उनके इंतकाल। बिल्कुल, इन दोनों अहम शख्सियात को हम अपने शो पे याद करें और बेशक इनकी जो कमी है वो महसूस होगी। इसी नोट पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।